विज्ञान के चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत है। 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिक की अपना चल रहा है और आज अपन इसका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। थंबनेल देख करके आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि आज हम ट्रांजिस्टर के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि ट्रांजिस्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसी युक्ति होती है जिसके आविष्कार के बाद में इलेक्ट्रॉनिकी के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। अगर अपन बहुत छोटे लेवल से शुरुआत करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने ज़माने में, आपने देखा तो नहीं होगा, आपने पढ़ा होगा कि पुराने ज़माने में जो कंप्यूटर होता था वो एक बड़े कमरे जितना बड़ा होता था। उसके बाद में टेलीविज़न आया, टेलीविज़न का साइज़ भी बहुत बड़ा होता था। आप लोगों ने कंप्यूटर का मॉनिटर भी देखा होगा, टेलीविज़न के जैसा आकार का एक बहुत बड़ा सारा इंस्ट्रूमेंट होता है। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिकी ने इतना आविष्कार किया, इतना प्रोग्रेस करी कि आज हर एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का जो आकार है वो बहुत छोटा होता जा रहा है। उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो मोटाई है वो बहुत कम होती जा रही है। वर्तमान समय में उस टेलीविज़न का आकार एलईडी स्क्रीन ने ले लिया, उस मॉनिटर का आकार एलईडी स्क्रीन ने ले लिया। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के समय में जो मोबाइल फ़ोन होता था, जो पेजर फ़ोन होता था, वो बहुत बड़े आकार का होता था, लेकिन वर्तमान में बहुत पतले स्लिम आपके मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं। तो ये सब जो चेंजेज हो रहा है उनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान है इस ट्रांजिस्टर का रहा है। तो आज अपन इस ट्रांजिस्टर के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। बता दूं कि बोर्ड परीक्षा के अंदर 4 नंबर का प्रश्न इस टॉपिक में से 100% आएगा। अमेरिका के 3 वैज्ञानिक, हालांकि नाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जब अपन ट्रांजिस्टर की पूरी कहानी पढ़ रहे हैं तो बेसिक चीज़ें अपने को पढ़नी होगी। अमेरिका के 3 वैज्ञानिक बार्डिन, बेटिन और शोकले, इन तीनों ने मिलकर के सन 1948 के अंदर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया और आगे चल करके इसके 8 साल बाद सन 1956 में इस ट्रांजिस्टर के आविष्कार की बदौलत इन तीनों वैज्ञानिकों को विज्ञान जगत का या दुनिया का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया गया। तो ट्रांजिस्टर है ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। ट्रांजिस्टर का जो मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य जो प्रिंसिपल होता है, अगर अपन इस ट्रांजिस्टर शब्द को 2 भागों में तोड़ें तो ये होगा ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। यानी कि इसमें जो संकेत होते हैं, सिग्नल जो होते हैं, उनको निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध की तरफ ट्रांसफर किया जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी सिद्धांत है, इसका सबसे बड़ी मुख्य विशेषता है। चलिए आगे चलते हैं। ट्रांजिस्टर कहते किसे हैं, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखने का हमने प्रयास किया है कि 2 पीएन संधियों को, आपने पीएन संधि अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, जिसे हम पीएन संधि डायोड भी कहते हैं। यदि 2 पीएन संधियों को अगर अपन आपस में जोड़ दें तो जो व्यवस्था आप लोगों को प्राप्त होती है उसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। यानी बेसिकली ट्रांजिस्टर के अंदर और कोई विशेष तरह की बनावट नहीं होती है, केवल 2 पीएन संधियों को आपस में जोड़ दिया जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर पीएन संधियों को कैसे जोड़ेंगे। ये मान लीजिए हमारे पास एक पी एन संधि है, पी और एन, ये मेरे पास दूसरी पीएन संधि है। क्या इन सर पीएन संधियों को आपस में यहाँ से चिपकाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। पीएन संधियों को चिपकाया नहीं जाता है। एक विशेष तरीके से इनकी बनावट होती है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है कि एक बड़ा सारा अर्धचालक लिया जाता है, जर्मेनियम, सिलिकॉन ले सकते हैं। उस अर्धचालक के आधे हिस्से से थोड़े से कम हिस्से में यहाँ पे आप इसके चारों तरफ पी प्रकार की अशुद्धियों का लेपन कर देते हैं। पी टाइप की जो अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें अपन तीसरे समूह की अशुद्धियाँ कहते हैं। और उसके थोड़ा सा हिस्सा छोड़ करके जो बाकी का दूसरा हिस्सा बचेगा, उसके अंदर भी आप पी प्रकार की अशुद्धियों का लेपन कर देते हैं। और बीच वाली जो जगह बची हुई है, इसके चारों तरफ आप एन प्रकार की अशुद्धियों का लेपन कर देते हैं। और फिर आप जब इसे हीट करेंगे एक विशेष विधि के द्वारा, जिसे डोपिंग कहा जाता है, तो ये जो अशुद्धियों का है, ये अशुद्धियाँ इसके अंदर की तरफ चली जाती हैं। और यहाँ पर आपके पास पी एन पी, यानी एक तो पी और एन के बीच में यहाँ पे पी एन संधि बनेगी और एक एन और पी के बीच में यहाँ पी एन संधि बनेगी। तो इस तरह से 2 पी एन संधियाँ बन जाती हैं। देखिए पीएन संधियों का संयोजन डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि इनको जोड़ करके बनाया जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से आपके पास पहला जो ट्रांजिस्टर बन करके आएगा उसे हम कहेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसका
परिपथ चित्र कैसा होता है, इसकी वर्किंग कैसी होती है, इसका संकेत चित्र कैसा होता है, हर एक चीज़ के बारे में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। बस आप आराम से पढ़ते जाएं। दूसरा क्या होगा, अगेन आपके पास यहाँ पे दूसरा कोई अर्धचालक है, इसके अंदर अब की बार यहाँ पे n प्रकार की अशुद्धियों का लेपन आप कर देते हैं। दूसरे हिस्से की तरफ भी आप अगेन n प्रकार की अशुद्धियों का लेपन आप यहाँ पे कर देते हैं। दोनों तरफ की जो साइड होंगी उनमें सेम प्रकार की अशुद्धियों का लेपन किया जाएगा, और बीच वाला जो पार्ट है उसके ऊपर इन दोनों के अपोजिट यानी p प्रकार की अशुद्धियों का लेपन किया जाता है। अगेन इसे हीट किया जाता है, जिसे अपमिश्रण विधि कहते हैं, जिसे डोपिंग विधि कहते हैं। उसके द्वारा इन अशुद्धियों को इसके अंदर प्रवेशित करवा दिया जाता है। ये आपका PNP ट्रांजिस्टर बनता है और इसे हम NPN ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके पास जो ट्रांजिस्टरों के प्रकार हैं वो दो तरह के होते हैं, NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर। क्लियर है। जब इनके संकेत चित्र की बात आएगी तो आप इस तरीके से इनको नहीं बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे उसकी भी अपन चर्चा करने वाले हैं। अब ये जो तीन भाग हैं, इन तीनों भागों को विद्युत परिपथ में जोड़ने के लिए तीन टर्मिनल यहाँ पे लगा दिए जाते हैं। एक जो टर्मिनल है जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं उसको P भाग से जोड़ दिया जाता है, एक भाग है उसको N से जोड़ दिया जाता है, और एक भाग है उसको इस P से जोड़ दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के एक ट्रांजिस्टर को किसी विद्युत परिपथ में जोड़ने के लिए तीन टर्मिनल होते हैं। इन तीनों टर्मिनलों के अलग अलग नाम भी होते हैं, सब चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर भी इस तीन भाग होते हैं, तीन टर्मिनल होते हैं, इसे अपन तीन इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्लियर है। देखिए सबसे पहला जो भाग होता है उसे हम उत्सर्जक कहते हैं, इसे हम उत्सर्जक कहते हैं, इमीटर जिसे कहते हैं, और इसे ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके ठीक दूसरी तरफ का जो भाग होगा उसे हम संग्राहक कहते हैं, हिंदी में इसे हम संग्राहक कहते हैं, इंग्लिश वर्ड इसका कलेक्टर होता है, यानी ये इकट्ठा करता है। किसको इकट्ठा करता है चर्चा करने वाले हैं। और बीच वाला जो हिस्सा होता है उसे अपन आधार कहते हैं, बेस कहते हैं, और इसे हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली ये जो NPN ट्रांजिस्टर है इसके भी तीनों इलेक्ट्रोड हो जाएंगी, ई हो जाएगा, सी हो जाएगा और बी हो जाएगा। अब आप लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि सर ई इसको कहेंगे, सी इसको कहेंगे, क्या इन दोनों को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? मान लीजिए ये आपका कोई एक ट्रांजिस्टर है, इसका ये ई हिस्सा है और ये सी हिस्सा है, और बीच वाला पोर्शन है वो आपका बी है। अगर आप इसको इस तरह से घुमा देंगे तो बिल्कुल सेम स्थिति आएगी। अब की बार ई इस तरफ आ जाएगा, सी इस तरफ आ जाएगा, और जो आधार है वो बीच में ही रहना है। इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ई और सी किस तरह से अपन अलग अलग कर सकते हैं, दोनों को अपन चेंज कर सकते हैं। लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। अब आप उन विशेषताओं को अच्छे तरीके से समझते जाना, यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। पहले अपन थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद में डिस्कशन करेंगे। आपके जो ट्रांजिस्टर हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर। क्लियर है, दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं। आगे चलें तो इनके सिंबल की यदि अपन बात करें तो ये मुख्य संकेत नहीं है, ये केवल बेसिक संकेत है आपको समझने का। जो अभी मैंने आप लोगों को रफ कागज के ऊपर एक्सप्लेन किया था वही सिचुएशन है। NPN ट्रांजिस्टर है, ये आपका PNP ट्रांजिस्टर है। ई उत्सर्जक हो जाएगा, ये संग्राहक हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। यहाँ पे मैं इनके नाम भी लिख देता हूँ, उत्सर्जक, ठीक है। ये जो हिस्सा है इसको अपन कहते हैं संग्राहक, और ये जो बेस है इसे अपन कहते हैं आधार हिस्सा। तो ये इन तीनों के नाम आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाने चाहिए। सेम के सेम जो नाम है वो आपके PNP ट्रांजिस्टर के भी रहेंगे। इसके संकेत की अपन बात करेंगे आगे। उम्मीद करता हूँ कि जितना आपने अभी तक पढ़ा है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपकी जो भी क्यूरीज है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप हमारा है, वो उसका लिंक मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करना ना भूलें। जो भी आप लोगों की डाउट्स हैं वो आप हमें इन सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कहीं पर भी पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से उसका समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और आप सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है, प्लीज़ जो भी नए स्टूडेंट कक्षा 11 से 12 में क्रमोन्नत होकर के आए हैं, आपके स्कूल के हैं, आपके घर के नज़दीक के हैं, जो भी आपके संपर्क में, प्लीज़ उनके साथ वीडियो का लिंक, चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। चलिए पहले आप स्क्रीन को पॉज कर लें और जितना कुछ स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उसको अच्छे तरीके से लिख करके समझ लें। आगे चलते हैं। अभी जो हमने संकेतों की बात करी थी, अब
ट्रांजिस्टर के वास्तविक संकेत क्या होते हैं? जब कभी आप किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ट्रांजिस्टर बनाना चाहेंगे तो फिर ट्रांजिस्टर का संकेत है वो किस तरह से बनाया जाता है उसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, आपने को क्या करना है कि सर हमें 3 इलेक्ट्रोड लगाने होते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक राउंड बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। और इस वृत्त के अंदर क्या कर देंगे, यहाँ बीच में आप एक छोटी सी आड़ी लाइन खींचेंगे, जिस तरह से आप लोगों ने कार्टून वगैरह बनाने में देखा होगा, इंसान का जहाँ पे मुंह बनाया जाता है, इमोजीज वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो लाइन है, इस लाइन के बीचों बीच आप एक खड़ी लाइन बनाएंगे और ये आपका जो बीच वाला टर्मिनल है जिसे आपने आधार कहा था वो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में इस आधार के ऊपर इसको आपको यहाँ पे सर्कल के यहाँ पे टच नहीं करना है। यहाँ से आप लोगों को 2 लाइनें और निकालनी है, एक लाइन इस तरफ निकालनी है और एक लाइन इस तरफ निकालनी है। इसको बाहर निकाल देना है सो दैट अपन इसे परिपथ में कनेक्ट कर सकें, और इसको आप बाहर निकाल दें सो दैट इसे अपन कनेक्ट कर सकें। इसमें से एक जो हिस्सा होगा वो आपका ई हो जाएगा और दूसरा जो है वो आपका सी टर्मिनल हो जाएगा। अब सर ई और सी को अपन सर्किट में कैसे विशेष रूप से पहचान करेंगे, कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए क्या किया जाता है, ये जो उत्सर्जक वाला हिस्सा है, उत्सर्जक वाली लाइन है, इसके ऊपर एक एरो मार्क लगाया जाता है। जिस टर्मिनल के ऊपर एरो मार्क लगा होता है वो आपका उत्सर्जक होता है, बिना एरो मार्क है वो आपका संग्राहक होता है, और जो नीचे आड़ी लाइन लगी हुई है वो आपका बेस है। आधार में तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आधार को तो आप अच्छे तरीके से पहचान कर लेंगे। अब बात आती है कि सर ये जो उत्सर्जक वाला हिस्सा है इसमें हम जब एरो लगाएंगे तो एरो तो हम 2 तरह से लगा सकते हैं। तो चलिए मैं दूसरा डायग्राम भी यहाँ पे बना लेता हूँ, इसको भी मैं आपको साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये अपना बेस हो जाएगा, यहाँ पे लगा करके इसको अपन बी लिख देते हैं। इसके बाद में यहाँ पे 2 टर्मिनल अगेन यहाँ पे लगा लेते हैं, एक टर्मिनल बाहर निकाल देंगे, ये आपका उत्सर्जक हो जाएगा, और इसको बाहर निकाल देंगे, ये अपना संग्राहक हो जाएगा। क्लियर है? अब अपन यहाँ पे 2 तरह से एरो मार्क लगा सकते हैं। एक एरो मार्क जो होगा वो आपका बेस की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, आधार की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, और दूसरा जो एरो मार्क आप लगा सकते हैं वो सर हम आधार से बाहर की तरफ जाता हुआ भी लगा सकते हैं। तो ये जो एरो जिस टर्मिनल के ऊपर लगा है वो आपका उत्सर्जक हो जाएगा, ठीक है सर। अब अपन बात करते हैं कि आपने 2 तरह के ट्रांजिस्टर पढ़े हैं, एक आपने एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ा है और दूसरा आपने पीएनपी ट्रांजिस्टर पढ़ा है, ठीक है। तो ये दोनों सिंबल जो हैं वो एक एनपीएन का है और दूसरा पीएनपी का है। सर अब हम कैसे पहचान करेंगे कि एनपीएन कौन सा है और पीएनपी कौन सा है? उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखिए, करंट जो हमेशा होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। कैसे समझने का प्रयास करें। देखिए ये हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर है। मैं हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला हूं, पहले आप वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, उसके एंड में अपन बात करेंगे। ये आपका एन हिस्सा है, ये पी हिस्सा है और ये एन हिस्सा। आप जानते हैं कि एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उनमें बहुसंख्यक आवेश वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी प्रकार के जो होंगे उनमें होल्स होंगे, एन प्रकार के जो होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है? तो ये जो होल हैं वो आपके एन भाग की तरफ जाने का प्रयास करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन है वो आपके पी भाग की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अपन बात केवल उत्सर्जक और बेस की कर रहे हैं, क्योंकि जो कलेक्टर है उसके ऊपर तो एरो मार्क है ही नहीं, इसलिए कलेक्टर की संग्राहक की अपन बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो करंट है वो करंट हमेशा पी तरह के टर्मिनल से एन तरह के टर्मिनल की तरफ जाता है। करंट की जो डायरेक्शन होती है वो आप हमेशा ऐसे नॉर्मल भी जानते हैं कि करंट जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पे ये पी पॉजिटिव नहीं है और एन नेगेटिव नहीं है। पी है वो पी प्रकार का अर्धचालक है, एन है वो एन प्रकार का अर्धचालक है, बट करंट की डायरेक्शन जो होता है उसको अपन यहाँ से याद रख सकते हैं कि करंट सर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो इस पहले डायग्राम की यदि मैं बात करूं तो ये जो एरो मार्क है वो ये प्रदर्शित कर रहा है कि सर करंट है वो ई से आधार की तरफ आ रहा है। तो आप लोग मुझे ये बता दें कि यहाँ पे जो उत्सर्जक वाला हिस्सा है वो किस तरह का अर्धचालक होगा, एन प्रकार का अर्धचालक होगा या फिर पी प्रकार का होगा? सर करंट है वो आधार की तरफ आ रहा है तो करंट हमेशा पी से आता है, तो उत्सर्जक है वो आपका पी प्रकार का हो जाएगा। आधार जो बीच वाला हिस्सा होता है वो हमेशा ऑपोजिट नेचर का होता है और जो संग्राहक होता है वो अगेन उत्सर्जक की तरह ही होता है।
तो केवल इस एरो मार्क को देख करके आप बहुत अच्छे से पहचान कर पाएंगे कि सर ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है, दूसरे में चलते हैं। यहाँ पे सर हमें नजर आ रहा है कि करंट जो है वो आधार से बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन सर करंट तो हमेशा पी से एन की तरफ जाता है, और जब पी से एन की तरफ जाता है तो जैसा उत्सर्जक होगा वैसा का वैसा संग्राहक भी होगा, तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाता है। तो इस तरह से पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो संकेत है वो आप लोगों को आना चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस संकेत के बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मैंने दोनों तरह के जो ट्रांजिस्टर हैं उनका संकेत बनाने का प्रयास किया है। यह आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पे एन हिस्सा होगा, ये पी होगा, और संग्राहक है वो अगेन एन हो जाएगा। करंट पी से एन की तरफ जाएगा, ये एरो मार्क लग जाएगा। दूसरे में चलते हैं, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, करंट है वो पी हिस्से से एन की तरफ जाता है। आधार आपको पता चल गया, संग्राहक आप लोगों को पता चल गया, उत्सर्जक आप लोगों को पता चल गया किस तरह से बनाते हैं। तीर का निशान केवल हमेशा उत्सर्जक के टर्मिनल पर ही लगने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ट्रांजिस्टर का जो संकेत चित्र है, अगर बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न आता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का संकेत चित्र बनाइए या पीएनपी ट्रांजिस्टर का संकेत चित्र बनाइए, तो आप इन दोनों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपस में मिक्स नहीं होंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, अब इस टॉपिक से संबंधित और भी बहुत रहस्यमयी बातें आप लोगों के सामने आने वाली हैं। स्टूडेंट्स भी उनको पढ़ने के ऊपर इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, टीचर्स भी उनको पढ़ाने पर इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन परीक्षा के अंदर, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर बोर्ड का परीक्षा हो, हर परीक्षा में मुख्य रूप से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, किस तरह से, देखिए, ये जो डायग्राम एनपीएन ट्रांजिस्टर का आपको नजर आ रहा है, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आप बेटा इस चित्र को थोड़ा सा गंभीरता से देखें, थोड़ा सा सिंसियर होकर के देखें, इस तरीके से देखना है कि आप मुझे ये बताओ कि इन तीनों भागों में से मैंने क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से हिस्से को बड़ा बनाया है। ये एन हिस्सा है, ये पी है और ये एन है, ये उत्सर्जक है, ये आधार है और ये संग्राहक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा बनाया, आप लोगों को फील हो रहा है भाई डायग्राम के अंदर। हालांकि मैं कह दूंगा कि ये वाला हिस्सा बड़ा है, लेकिन जो बात अपन कह रहे हैं वो ये, एक व्यक्ति ने मनुष्य का चित्र बनाया, और मनुष्य का जब चित्र बनाया तो उसने डायग्राम जब बनाया तो उसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनकर के सामने आया। उसने इस तरह से बनाया और ये हाथ बना दिए। आप मेरे को बताएं कि ये चित्र क्या सही है। एक दूसरे लड़के ने डायग्राम बनाया, उस दूसरे लड़के ने डायग्राम कुछ इस तरह से बनाया। आप मेरे को बताएं कि इन दोनों में से कौन सा चित्र सही होना चाहिए। आनुपातिक स्थितियां होनी चाहिए, जो बात हम जानते हैं वो चित्र के अंदर फील भी होनी चाहिए। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि सर ये जो संग्राहक हिस्सा है इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होता है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर में कौन सा भाग है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा होता है, तो आप लोगों को लिखना होता है संग्राहक। अब ये बड़ा क्यों होता है इसकी भी चर्चा अपन आगे करने वाले हैं। जैसे जैसे आप टॉपिक को आगे पढ़ते जाएंगे हर एक बात क्लियर होती जाएगी। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा हिस्सा कौन सा होगा, सर आधार वाला जो हिस्सा है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। क्लियर है। अब अपन आगे चलते हैं। अशुद्धियों की मात्रा, सर आपने उत्सर्जक में n प्रकार की, इस संग्राहक में n प्रकार की अशुद्धियां मिलाई और आधार में p प्रकार की अशुद्धियां मिलाई, लेकिन अशुद्धियों की जो मात्रा है वो किस में सबसे ज्यादा और किस में सबसे कम होगी। देखिए, क्षेत्रफल का और अशुद्धियों की मात्रा का कोई रिलेशन नहीं है आपस में। आपने जो उत्सर्जक वाला हिस्सा बनाया है इसमें अशुद्धियों की मात्रा सबसे ज्यादा प्रतिशत होगी, सबसे ज्यादा डोपिंग इसके अंदर होने वाली है, और सबसे कम डोपिंग क्षेत्रफल आप लोगों को नजर आ रहा है, आधार वाला हिस्सा है उसमें अशुद्धियों की मात्रा सबसे कम रहेगी। तो यहां पर कुल मिलाकर के 4 प्रश्न आप लोगों के सामने आ जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, संग्राहक है। सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है, आधार है। अशुद्धियों की दृष्टि से, अपमिश्रण की दृष्टि से, अशुद्धियों की सांद्रता की दृष्टि से सबसे ज्यादा सांद्रता कौन से हिस्से में होगी, उत्सर्जक में होगी। सबसे कम सांद्रता किस में होगी, आधार हिस्से में होगी। तो ये 4 जो प्रश्न है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से आने चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने तीनों तथ्यों को यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है। उत्सर्जक जो है वो बहुसंख्यक आवेश वाहकों का उत्सर्जन करता है।
उत्सर्जन जो है वो हमेशा बहुसंख्यक आवेश वाहकों का उत्सर्जन करता है। अशुद्धियों की डोपिंग की मात्रा सबसे अधिक होती है। उत्सर्जक वाला जो हिस्सा है इसमें अशुद्धियों की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और क्यों होती है? क्योंकि ये बहुसंख्यक आवेश वाहकों को उत्सर्जित करेगा, ज्यादा से ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रयास करेगा। अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगा, और अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे? पी प्रकार के हिस्से में होलों का उत्सर्जन करेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि बहुसंख्यक आवेश वाहक, अगर एन वाला हिस्सा है तो इलेक्ट्रॉन होंगे, पी वाला हिस्सा है तो होल होंगे। बहुसंख्यक आवेश वाहकों का उत्सर्जन करता है, इसलिए इसमें अशुद्धियों की जो मात्रा है, डोपिंग की मात्रा, वो सबसे ज्यादा होती है। आधार जो हिस्सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम होता है और डोपिंग की दृष्टि से भी सबसे कम होता है। इसका एरिया भी सबसे कम है और इसमें अशुद्धियों की मात्रा है वो भी सबसे कम मिलाई जाती है। संग्राहक पे चलते हैं। संग्राहक जो हिस्सा है वो उत्सर्जित होने वाले आवेश वाहकों का संग्रहण करता है। देखिए पूरी प्रक्रिया, पूरी कार्य प्रणाली है वो अपन आगे पढ़ेंगे। आप केवल जो बेसिक तथ्य हैं उनको आप समझने का प्रयास करते रहें ताकि आप लोगों को इनकी जो कार्य प्रणाली है वो भी अच्छे से समझ में आ सके। संग्राहक जो हिस्सा होता है ये उत्सर्जित होने वाले आवेश वाहकों का कलेक्शन करता है, इनको इकट्ठा करने का प्रयास करता है। और जब इनको इकट्ठा करेगा तो इसको ज्यादा जगह चाहिए, इसलिए उत्सर्जित होने वाले आवेश वाहकों का संग्रहण करता है और सबसे अधिक क्षेत्रफल मात्रा में होता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक मात्रा में होता है। फटाफट आप स्क्रीन को पॉज करके ये जो नोट्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं वो आप अच्छे तरीके से लिख लें। आज की क्लास में अपन केवल ट्रांजिस्टर के बेसिक फंडामेंटल्स तैयार कर रहे हैं। अब अपन ट्रांजिस्टर का जो पूरा सारांश है उसको अपन छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में लिखना चाहेंगे, सो दैट अपन को अच्छे तरीके से तैयार कर सके। देखिए ट्रांजिस्टर का जो आकार होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि ये ऊपर ब्लैक कलर का प्लास्टिक का आवरण लगाया जाता है और उसके अंदर दोनों पीएन संधियां लगाई जाती हैं। ये आपका उत्सर्जक हो जाएगा, ये संग्राहक हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। और इस पूरे को प्लास्टिक के आवरण से चारों तरफ से ढक दिया जाता है ताकि वातावरण की जो नमी है उसकी वजह से ये। क्या आप लोग ट्रांजिस्टर किस तरह का होता है, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये एक छोटा सा, बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आप लोग, इसके अंदर इसकी 3 इलेक्ट्रोड आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ई है, बी है और सी है। अब आप लोग कहेंगे कि सर बीच वाला जो हिस्सा है वो तो हमें पता चल जाएगा कि ये आधार है, लेकिन ये जो उत्सर्जक और संग्राहक है उनकी पहचान हम कैसे कर पाएंगे? देखिए आप जब चित्र को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बीच वाला टर्मिनल है वो तो आधार है, लेकिन आधार जो है वो उत्सर्जक के नजदीक होता है और जो सबसे दूर इलेक्ट्रोड होता है, टर्मिनल जो सबसे दूर होता है, उसे हम संग्राहक कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसे दूर क्यों बनाया जाता है? अभी आपने पढ़ा था कि संग्राहक जो होता है उसका एरिया बड़ा होता है, उसका क्षेत्रफल जो होता है वो बड़ा होता है, इसलिए उसका इलेक्ट्रोड दूर लगाया जाता है। तो ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं इस तरह का आप लोगों का ट्रांजिस्टर होता है। कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर जो ट्रांजिस्टर है इसमें से मुख्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और वाइवा के अंदर भी। आप लोग जानते हैं कि 12th क्लास के प्रैक्टिकल के अंदर जब वाइवा होती है तो उस समय जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछ भी सकता है कि आप इन इंस्ट्रूमेंट को पहचान करना बताइए, पहचान करके बताइए कि इनमें से कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा इनमें से कैपेसिटर है, कौन सा इनमें से ट्रांजिस्टर है और कौन सा डायोड है। देखिए मैंने आप लोगों को हर एक वीडियो के अंदर जहाँ कहीं भी आपने इनकी बनावट और कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ा है, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इनको बता दिया है। चलिए अपन इनके मुख्य पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। 3 टर्मिनल होते हैं, तीनों टर्मिनल आप लोगों ने देख लिए। बेलनाकार आकार के अंदर ये बेलनाकार होते हैं और धातु के खोल के अंदर बंद होते हैं, यानी इनका बाहर का जो आवरण है वो प्लास्टिक का भी लगाया जाता है या और मजबूत करने के लिए धातु का भी लगाया जाता है, सो दैट आप इसको बाहर की जो नमी है एटमॉस्फेयर की उससे आप इसे बचा सकते हैं।
संग्राहक का जो टर्मिनल होगा उसके पास में एक छोटा सा डॉट का चिन्ह भी लगा होता है। अब आप कहेंगे कि सर अभी आपने जो हमें ट्रांजिस्टर दिखाया था उसमें आप हमें डॉट का चिन्ह दिखा दीजिए। उसको जब मैं कैमरे के सामने लेकर के जाऊंगा और जब हम उसको जूम करेंगे तो स्क्रीन है वो थोड़ी धुंधली हो जाती है। सो दैट आप मान करके चलिए कि डॉट संग्राहक टर्मिनल के पास में डॉट लगा होता। और दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये जो संग्राहक का टर्मिनल है ये बाकी दोनों टर्मिनलों से थोड़ा सा दूर होता है। 12th क्लास की फिजिक्स में ट्रांजिस्टर दो तरह के एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर ही पढ़ाए जाते हैं। आप में से जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं जो आगे चल कर के इंजीनियरिंग करेंगे, बीटेक करेंगे या फिर बैचलर ऑफ साइंस बीएससी करेंगे, तब आप पढ़ेंगे कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये और भी कई तरह के होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एक के नाम लिखे हैं सो दैट जब आप आगे की क्लासों में जा कर के पढ़ेंगे तो आपको ऐसे लगना चाहिए कि हम कहीं बहुत अच्छी जगह पढ़ कर के आए हैं। FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, MOSFET MOSFET इसे MOSFET बोला जाता है। फुल फॉर्म इसकी होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसी तरह से दो और तरह के होते हैं, इसे MESFET बोला जाता है MESFET और इसे JFET बोला जाता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से लिख लीजिए। और इनके अलावा और भी कई तरह के ट्रांजिस्टर और होते हैं, ठीक है, जिनका आप बड़ी कक्षाओं के अंदर अध्ययन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने ट्रांजिस्टर के जो बेसिक तथ्य हैं, बेसिक जानकारी है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को विश्वास दिला दूं कि आप जब बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे तो निश्चित रूप से 1 नंबर का प्रश्न आपको आज की क्लास में से पेपर में मिल जाएगा, कंफर्म। ठीक है, अब ये जो ट्रांजिस्टर है इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। इसको विद्युत परिपथ के अंदर किस तरह से जोड़ा जाता है और क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या आउटपुट्स अपने सामने निकल करके आते हैं, उन सबको हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ट्रांजिस्टर को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। एक चीज़ मैंने देखी है कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें आपका जब वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। नोटिफिकेशन नहीं मिलने का मतलब है कि जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया था और उसके पास में जो बेल आइकन है, आपने शायद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट नहीं किया होगा, तब तक आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।